पहले जो मेन क्लास होती है उससे पहले इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग ही डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग डिस्कस करने से पहले पता है हमें सबसे पहली चीज़ है फंक्शंस जो होते हैं ना, फंक्शंस किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन में हो, चाहे वो जावा में हो, चाहे वो सी प्लस प्लस में हो, उनके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, पूरे फंक्शन के बारे में। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, एक सेकंड यार, मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, एक सेकंड। एक सेकंड। अच्छा, सेकंड भाई वो 6। चार्जर लगा दिया यार। हेलो हेलो, चलो चलो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं, मतलब पाइथन में कैसे फंक्शन लिखे जाते हैं या कुछ भी होता है, फंक्शन के बारे में सबसे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, हमें रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि रिकर्शन का ऑप्टिमाइजेशन ही बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में ही। फंक्शंस की फंक्शंस को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शंस अगर मैं सी प्लस प्लस में बात करूँ तो कैसे लिखा जाता है, जैसे मुझे सिंपल फंक्शन लिखना है कुछ प्रिंट कराने के लिए। लेट सपोज मुझे फंक्शन लिखना है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड कराने के लिए मुझे फंक्शन लिखना है, तो मैं फंक्शन का सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, वो फंक्शन क्या रिटर्न कराना चाहता है, रिटर्न टाइप। दूसरी चीज होती है उसका नाम, फंक्शन नेम। ठीक है, फिर उसके अंदर आ जाते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि जब फंक्शन कॉल हुई होगी तो उसने भेजे होंगे, जहां से फंक्शन कॉल ये हुई है उसने ये पैरामीटर्स भेजे हैं जो कि इस फंक्शन के में अंदर यूज होंगे। ठीक है, अब जो भी चीज मैं इस फंक्शन में करना चाह रहा हूँ ना, जो भी चीज मैं इस फंक्शन में करना चाह रहा हूँ उसका एज एन आउटपुट मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। जैसे वॉइड, वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब है मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, कुछ रिटर्न नहीं करना मुझे इसमें। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई। हाँ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वॉइड का मतलब है मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना। अभी यहाँ पे इंट होता, इंटीजर टाइप, यहाँ पे मेरा कुछ फंक्शन नेम होता, कुछ पैरामीटर्स मेरे आते जो कि इसमें यूज होने वाले हैं। लेट सपोज वो इंट पैरामीटर ही थे, पैरामीटर वन, इंट पैरामीटर टू। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेरा कंप्यूटेशन होती, और बाद में ना मैं ऐसे ही नहीं जा सकता था, मुझे यहाँ से इंटीजर टाइप को रिटर्न करना ही पड़ता।
कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दूँ 0 या 1 या जो भी कंप्यूटेशन करी मैंने, लेट सपोज मेरा आंसर उसका x में था तो मैं x रिटर्न कर दूंगा। ऐसी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। ये बेसिकली फंक्शन का पूरा वो होता है, फॉर्मेट होता है, ऐसे फंक्शन काम करता है। अब हम बात करते हैं, फंक्शंस को पूरा समझ में आ गया, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ रिकर्शन के बारे में। अब रिकर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, रिकर्शन पे क्वेश्चन भी करेंगे काफ़ी सही, और फिर देखते हैं आगे डीपी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है फंक्शन में, रिकर्शन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम। रिकर्शन का मतलब होता है कि एक ही फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। क्यों कॉल कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे एक सेट ऑफ इनपुट दिया हुआ था, उसको मैं छोटा छोटा करके सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ बड़ी प्रॉब्लम दी गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी गई थी, मैंने उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम में रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू सॉल्व किया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, और उनका जो एज एन होलसम था ना, वो एज एन बड़ी प्रॉब्लम का मेरे आउटपुट निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, ये बेसिकली रिकर्शन की पूरी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। हमें बस ये याद नहीं होना चाहिए कि रिकर्शन का मतलब होता है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये बिल्कुल गलत मतलब डेफिनेशन अभी तक हमें याद थी, इसको भूल जाना है। हमें क्या याद रखना है, रिकर्शन बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, उसको रिकर्शन के थ्रू हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे डिवाइड करते जा रहे हैं। उन उन छोटी प्रॉब्लम्स का ना एक ओवरऑल आउटपुट आएगा जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो रिकर्शन में, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, लेट्स सपोज फैक्टोरियल वाला करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल थ्रू रिकर्शन, ये सब अपने अपने उसमें करेंगे, सब अपना कोड खुद लिखेंगे। ठीक है फर्स्ट थिंग, फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे मैंने तुझे कोई नंबर दिया n, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि भाई मुझे फैक्टोरियल ऑफ n बता दे, तो मैं क्या कहूँगा, फैक्टोरियल ऑफ n होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू टू लेट्स सपोज 1 तक सारे मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने अगर 5 फैक्टोरियल बोला है, तो मैं क्या कहूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ठीक है, ये वाली चीज तू उससे लूप से तो बहुत आसानी से कर देगा, तू लूप चलाएगा 1 से लेके n तक, या जो भी तेरी वैल्यू दे रखी होगी वहां तक, और तू वो प्रिंट करा के मुझे दे देगा। अब मैंने तुझसे कहा कि भाई ट्राई कर कि इसको रिकर्शन से सॉल्व कर, क्योंकि जो चीज लूप से हो सकती है ना, वो चीज रिकर्शन से हो सकती है। जो चीज लूप से हो सकती है, वो चीज रिकर्शन से भी हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जो चीज लूप से हो सकती है वो चीज रिकर्शन से भी हो सकती है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका कोड लिखो तुम रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, ट्राई करो, 2 मिनट है, 2 मिनट क्या, बस एक बार मेरे को बता दो कि किसको मतलब एज एन बिल्कुल भी रिकर्शन का कुछ भी आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, या बेसिक फंक्शन भी हम कैसे लिखेंगे। ये लो, इतना तो रिकर्शन आता है ना बेसिक, जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख पाओ तुम। हेलो अवनीश, अब हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ अवनीश हाँ भाई। ओझा, आता है ना भाई इतना तो रिकर्शन कि हाँ भाई। फैक्टोरियल का बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल कैसे। सर, बिल्कुल आता है, हाँ भाई बिल्कुल। आता है। ठीक है, तो फिर मैं बता, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हम सोचते क्या है और करेंगे कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज है, मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, लेट सपोज फैक्टोरियल ही उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया, और अगर मैं उसको n इनपुट दूंगा ना, तो मेरा क्या करेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू वन तक ना, मेरा पूरा ये मल्टीप्लीकेशन लाके दे देगा मुझे। ठीक है, ये मेरा फैक्टोरियल ऑफ n कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैं उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ,
कि मेरी सब प्रॉब्लम क्या रहेगी, मेरी सब प्रॉब्लम रहेगी मैं उसके n-1 के लिए कर लूँ। तो क्या चीज़ रहेगा मेरे पास, n-1 से लेके 1 तक का सारा आ जाएगा। अगर मैं उसको और सब प्रॉब्लम में देखूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं, अगर और सब प्रॉब्लम में एक और कम में तोड़ दूँ तो n-2 कर दूँ, तो मेरा क्या होगा, n-2 से लेके 1 तक का हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही फैक्टोरियल ऑफ n-3 कर दूँ तो ये क्या होगा, n-3 से लेके 1 तक का आ जाएगा मेरे पास। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी सब प्रॉब्लम्स कैसे कैसे टूटती जा रही है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। फिर मैं एक बात करता हूँ कि ठीक है चलो, मैं इतनी सब प्रॉब्लम में नहीं तोड़ता, मैं क्या कर रहा हूँ उसके एक इसमें तोड़ देता हूँ, ठीक है, एक उसमें तोड़ देता हूँ। और इसका ना मैं क्या करूँगा कि जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जिस वजह से। तो मैंने क्या कहा कि ये सब प्रॉब्लम मुझे कोई आउटपुट OP1 लाके देगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना चाहिए कि OP1 में कि मेरा ये वाली चीज़ आ जाए, फैक्टोरियल ऑफ n। अगर मैं आउटपुट 1 में n मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मेरा, अगर मैं यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फैक्टोरियल ऑफ n आ ही जाएगा। यही वाली तो चीज़ कर रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद ये सब प्रॉब्लम है मेरी, इस सब प्रॉब्लम का कुछ आउटपुट आया, इस सब प्रॉब्लम का कुछ आउटपुट आया, उसमें मैंने फर्दर कुछ कंप्यूटेशन लगाई और मैंने बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो होता कैसे है। सबसे पहली चीज, मैं फंक्शन लिखूंगा, रिकर्शन का मतलब है मुझे फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन लिखना पड़ेगा, मैंने फंक्शन का नाम बनाया फैक्टोरियल, जिसमें एक पैरामीटर था कि यूजर ने मुझे n दिया बस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दूंगा। मैंने उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, उसको n-1 में तोड़ दिया। यहाँ से मेरा कुछ सब प्रॉब्लम का आउटपुट आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। OP1 में मान के चलो, अजम्पशन ले रहा हूँ कि OP1 आएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा ना, मैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा लार्जर प्रॉब्लम का भी आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ये कर दूंगा तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट मुझे एक चीज और याद रखनी है कि मैं जब सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता जाऊं ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशन हो कि यहाँ तक ही मेरी सब प्रॉब्लम टूटेगी, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाहर जाएगी तो वो इन्फिनिटी तक रन करती रहेगी। तो मैंने एक एक बाउंड्री लगा दी, एक बेस केस लगा दिया कि जब हमारा n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 1। क्योंकि अगर मैं 1 का फैक्टोरियल निकालूं तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ से ये बेस केस लगाया कि अगर मेरा n 1 के बराबर हुआ तो मैंने रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। अब मैं इंटरनल वर्किंग बताने वाला हूँ, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो तुम लिख भी लोगे, बट इंटरनल वर्किंग समझनी जरूरी है, ठीक है। तो हमारी मेमोरी में एक स्पेस होती है स्टैक, ठीक है। एक स्टैक स्पेस होती है, जैसे हीप होती है ना, ऐसी हमारी एक स्टैक स्पेस होती है मेमोरी में, मेन मेमोरी में। तो ये स्टैक स्पेस क्या करती है ना, ये फंक्शंस के जो रिकॉर्ड है, फंक्शंस के रिकॉर्ड को स्टोर करती है। फंक्शंस के एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं हम उसको, या फिर इन लोकल उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को स्टोर करती है। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए, इसमें मतलब इसमें क्या क्या चीज यूज हुई उसका रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने फंक्शन 1 कॉल किया, फैक्टोरियल कॉल किया 5 के लिए, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल किया। तो अब मेरी देखना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। अब मेरा यहाँ पे चेक होगा कि मेरा क्या 5 1 के इक्वल है। वो कहेगा नहीं भाई ये केस तो गलत है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, क्योंकि 5 - 1 कितना होगा, 4।
बट मुझे 4 का आंसर नहीं पता, तो इसके लिए फिर से रिकर्सिव कॉल होगी, तो अब स्टैक स्पेस में क्या हो रहा होगा पता है? सबसे पहले तुम्हारी स्टैक स्पेस बनी होगी 5 के लिए, ठीक है, फैक्ट ऑफ 5 बना, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ 5 का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैंने फैक्ट ऑफ 4 को कॉल कर दिया, तो फैक्ट ऑफ 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ 4 वाला एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, तो 4 1 के इक्वल नहीं है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, बट ये वाली हुई 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, इसका भी पूरा एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल कर दिया, तो फैक्ट ऑफ 3 को कॉल हो गया, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ 3 को कॉल हुआ, तो अब मैंने 3 इक्वल इक्वल्स टू 1 कंपेयर किया, क्या वो इक्वल थे? नहीं, इक्वल नहीं थे, तो फिर क्या चीज़ हुई? फिर ये मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2 को कॉल हुआ, ऐसी, फिर 2, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया होगा फैक्ट ऑफ 2, क्योंकि अभी फैक्ट ऑफ 3 वाला पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले फैक्ट ऑफ 2 कॉल हो गया, ऐसी फैक्ट ऑफ 2 के बाद फिर फैक्ट ऑफ 1 कॉल हुआ होगा। अब फैक्ट ऑफ 1 कॉल हुआ है, ठीक है, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। अब फैक्ट ऑफ 1 पे आते ही हमने क्या देखा, 1 इक्वल्स टू 1 हुआ, ये वाली चीज कंपेयर हुई, यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया 1, ठीक है, यहाँ से मेरा रिटर्न हो गया 1, और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, 2 हो गया। तो इसने रिटर्न कर दिया, तो इसका स्टैक स्पेस से ना इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हट जाएगा, जो हमारा फंक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, जिसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वो स्टैक स्पेस में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। उसकी उसमें पता है सब चीज होती है, जैसे इसमें जितने वेरिएबल यूज हुए ना उन सबका रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जो भी चीज एक फंक्शन के अंदर हो रही है उस सबका रिकॉर्ड होता है एक तरह से, और वो एज एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड की तरह स्टोर रहता है। अब जैसे ही रिकर्सिव फंक्शन आगे बढ़ता है, तो जो पिछले वाली रिकर्सिव कॉल कंप्लीट नहीं होती ना, उसके बाद जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल होती है, मतलब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है, तो उसका फिर जैसे यहाँ पे हुआ 5 की 5 पूरा नहीं हुआ था इसका एग्जीक्यूशन, उससे पहले 4 कॉल हो गया, फिर 3 कॉल हो गया, फिर 2 कॉल हो गया, फिर 1 कॉल हुआ। अब 1 कॉल हुआ, अब 1 के बाद क्या चीज हुई? 1 1 पे हमें आंसर मिल गया, 1 के पे आंसर मिल गया तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया 1। अब ये वाला आंसर गया होगा 2 के पास, अब 2 के पास आंसर पहुंच गया, तो 2 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, बिकॉज 2 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है। जब उसने रिटर्न कर दिया तो 2 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो अब मैं इसको 3 के पास ले जाऊंगा, तो ये यहाँ पे जाके 6 बन जाएगा। अब 6 इंटू 4 जब होगा तो इसका 3 का भी रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3 का रिकॉर्ड खत्म हुआ तो ये ऊपर 24 भेज देगा, तो इसका भी ये खत्म हो जाएगा 4 का। अब ये ऊपर चला जाएगा 24 इंटू 5 जो कि होता है 120, 120 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर 5 फैक्टोरियल का आंसर हमारा 120 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रिकर्शन वर्क करता है यार। ये वाली चीज समझ में आई है कि स्टैक स्पेस में कैसे जा रहा है और कैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है हमारी सब प्रॉब्लम्स के लिए। हेलो हेलो, अवनीश, कार्तिक, हाँ भाई। उत्कर्ष, उत्कर्ष कहाँ गया? यस सर। समझ में आया ना, ऐसे चीजें होती हैं हमारी रिकर्शन में। अब आ गया आ गया। आ गया ना। अब हाँ एक और प्रॉब्लम करते हैं हम, फिबोनाची वाला, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो रिकर्शन समझाने के लिए हम यूज करते हैं, फिबोनाची सीरीज। ये बेसिक, इसका कोड तुम खुद लिखो, ठीक है, कोड तो तुम लिख ही लोगे, वैसे मैं बता रहा हूँ क्या चीज होती है। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो कि पिछले दो नंबर को फॉर्म करके उसका सम करके बनती है। जैसे शुरू में 0 1 दिए होंगे, 0 1 का सम करा 1 बना, फिर 1 1 का सम करके 2 बना, फिर 2 1 का सम करके 3 बना, 3 2 का सम करके 5 बना, 5 3 का सम करके 8 बना, 8 5 का सम करके 13 बना, 13 8 का सम करके जो भी बना, कितना बना ये, जो भी बना है 21 बना है शायद, हाँ
21 या जितना ही बना वो बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें आगे की सीरीज फाइंड करते हुए जाना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दे दूं कि मुझे बताओ कि फिफ्थ फिबोनाची नंबर क्या है। अब मैं फिफ्थ फिबोनाची नंबर पूछूं तो तुमसे क्या बताओगे? ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है और ये फिफ्थ होता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि भाई मेरा आउटपुट 3 आना चाहिए अगर मैं जीरो को कंसिडर कर रहा हूँ अपने फिबोनाची सीरीज में, जो कि कंसिडर करना चाहिए मुझे। तो मेरा आंसर 3 आएगा। तो अब मैं इसका कोड कैसे लिखूंगा? पहले मुझे समझना पड़ेगा कि भाई इसमें चीज क्या हो रही है। इसमें चीज क्या हो रही है, मैं आंसर कहाँ से निकाल रहा हूँ। मैं पिछले दो सब प्रॉब्लम्स हैं जिनका मुझे आउटपुट दे रखा है। ये जो दो 0 और 1 दे रखे हैं बेसिकली दो सब प्रॉब्लम्स का, कि ये फिबोनाची 1 है और ये फिबोनाची 2 है। वो सॉरी, फिबोनाची नंबर 1 फिबोनाची नंबर 2 ये दे रखे हैं, तो मुझे इनका आउटपुट दे रखा है। अब मुझे इसको यूज करके आगे की फिबोनाची नंबर फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? देखो, अगर मैं फंक्शन लिखूं फिबो ऑफ एन, उसका क्या मतलब रहेगा? मुझे nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना। वो आएगा कैसे? अगर मैं बात करूं तो मैं अगर पीछे के दो उससे दो जो कम है उनको, जो n-1th फिबोनाची नंबर है और n-2th फिबोनाची नंबर है, उन दोनों को ऐड करूं तो मेरा nth फिबोनाची नंबर आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि 0th फिबोनाची नंबर क्या है, वो क्या है? ओ सॉरी, 1th फिबोनाची नंबर क्या है मेरा? 0। मेरा मार्कर कहाँ है पहले तो? अच्छा, एक सेकेंड। अगर मैं बात करूं मेरा फर्स्ट फिबोनाची नंबर कौन सा है? 0। और मेरा अगर मुझे चाहिए कि मैं कौन सा फिफ्थ वाला निकाल रहा हूँ ना, फिबो 5, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3। बट मुझे 4 और 3 दोनों में से कोई नहीं पता। अब मैं अगर फिबो 4 के लिए देखूं तो वो कहाँ से आएगा? फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 3। बट मुझे इनमें से भी कुछ नहीं पता। अब अगर मैं थर्ड फिबोनाची नंबर के लिए देखूं तो मुझे ये पता है फिबो ऑफ 1 प्लस फिबो ऑफ 2 से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फिबो ऑफ 2 की बात करूं वो कहाँ से आएगा? फिबो ऑफ 1 प्लस फिबो ऑफ 0। तो अगर मैं ये वाली चीज लूं, अगर मैं जीरो से ले रहा हूँ कि भाई जीरो फिबोनाची नंबर, मैं जीरो को कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं जीरो कंसिडर कर रहा हूँ, जीरो नंबर है ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे। तो जीरो फिबोनाची नंबर को मैं एज एन जीरो कंसिडर कर रहा हूँ और जो वनथ है वो मेरा 1 है, ठीक है। तो इस केस में मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, इस केस में मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। तो मेरा फिबो ऑफ 2 आ जाएगा। अब मेरा अगर फिबो ऑफ 2 आ जाएगा तो मैं फिबो ऑफ 3 भी निकाल लूंगा। तो फिबो ऑफ 3 आ जाएगा तो मैं फिबो ऑफ 4 भी निकाल लूंगा। फिबो ऑफ 4 आ जाएगा तो मैं फिबो ऑफ 5 भी निकाल लूंगा, ठीक है। ऐसे मेरी सब प्रॉब्लम्स का आंसर पता होते हुए मैं लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे पता है मेरी सब एरे कहाँ लिख दिया। स्मॉलर प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता है, स्मॉलर प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है, उससे मैं बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कोड लिखूँ तो क्या क्या करूँगा? मैं सिंपल लिखूंगा कि भाई मेरे पास एक फंक्शन था फिबो नाम से जो एक इंटीजर पैरामीटर लेता था। तो क्या करता था वो बेसिकली हम क्या करते थे उसमें, हम उसमें nth फिबोनाची नंबर फाइंड करने के लिए हमें n-1th प्लस n-2th फिबोनाची नंबर 8 को ऐड o'clock. करना पड़ता था। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अब अगर n मेरा 0 है, अगर n मेरा 0 है तो मैं क्या करता था? मैं रिटर्न कर देता था 0, ठीक है। सिंपल चीज। अगर n मेरा 1 है तो मैं क्या करता था?
मैं रिटर्न कर देता था 1, बिकॉज वो मेरा 1th फिबोनाची नंबर है। अब यहाँ पे बेस केस में हमने वो वाली चीजें लिख दी, क्योंकि एन हमारा वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब जब 0 होगा तो 0th फिबोनाची नंबर क्या है, 0, और फर्स्ट फिबोनाची नंबर क्या है मेरा, 1। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं फिबो फाइंड 5 फाइंड करता हूँ तो मेरी रिकर्सिव कॉल कैसे चलेगी, ठीक है। तो फिबो 5 कॉल होगा तो क्या 5 0 के इक्वल है, नहीं है। 5 1 के इक्वल भी नहीं है। तो क्या कॉल होगी, फिबो ऑफ 4 प्लस फिबो ऑफ 3, ठीक है। बेसिकली ये वाली चीज ना बाद में एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि पहले एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट जो है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये देखेगा फिबो 4, फिबो 4 को डायरेक्टली यहाँ से ही कॉल कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से कॉल कर देगा, तो मैं दिखा रहा हूँ ये पर बाद में एग्जीक्यूट होगा, प्लस बी और ये फिबो ऑफ 3b, इसके बाद की सारा जो कुछ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन वेरिएबल सब कुछ, ठीक है। फिर फिबो 4 वाली चीज कॉल होगी। फिर मैं कंपेयर करूंगा 4 इक्वल इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल इक्वल्स टू 1, ये दोनों चीज गलत है। तो मैं फिबो ऑफ 3 को कॉल करूंगा, प्लस ये वाली चीज बाद में कॉल होगी, फिबो ऑफ 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिबो ऑफ 2 को कॉल करूंगा, प्लस फिबो ऑफ 1 मेरा ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। मैं कही ये वाली चीज भी मुझे समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फिबो ऑफ 2 का आंसर भी नहीं पता, तो फिबो ऑफ 1 कॉल करूंगा, प्लस फिबो ऑफ 0, ये वाली चीज मेरी बाद में एग्जीक्यूट होगी। और फिबो ऑफ 1 कॉल करते ही मुझे क्या मिला, मुझे एक आंसर मिल गया। जब मैंने ये वाली कॉल करी होगी तो मैंने यहाँ पे आके कंपेयर किया होगा, क्या मेरा 1 0 के इक्वल है, वो कहा, उसने कहा होगा नहीं। क्या मेरा 1 1 के इक्वल है, हाँ। तो यहाँ से मेरा रिटर्न हो गया होगा 1, ठीक है। अब रिटर्न 1 हुआ है, फिर मेरी ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, प्लस फिबो ऑफ 0 एग्जीक्यूट होगा मेरा। फिबो ऑफ 0 एग्जीक्यूट होगा तो मैंने देखा क्या मेरा n इक्वल्स टू 0 है, तो पहली लाइन पे ही मुझे मिल गया। तो यहाँ से 0 मेरे पास वापस आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस पूरी चीज का मेरे पास एक आउटपुट आ गया जो कि 1 था, जो कि फिबो ऑफ 2 के पास चला गया मेरी, और फिबो ऑफ 2 के पास 1 आ चुका है। और फिबो ऑफ 1, अब क्या चीज होगी, अब ये वाला एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो 1 प्लस फिबो ऑफ 1 कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो इस पूरी स्टेटमेंट, एक सेकेंड, इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर मेरा 2 आ जाएगा, और 2 मेरा फिबो ऑफ 3 को रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा 2 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे फिबो ऑफ 2 अब मेरा फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब तुम्हें पता लगेगा कि रिकर्शन की लिमिटेशंस क्या है बेसिकली। अब फिबो ऑफ 2 मेरा फिर से कॉल होगा, फिबो ऑफ 2 कॉल होगा फिबो ऑफ 1 प्लस फिबो ऑफ 0 में, जिसमें फिबो ऑफ 0 ये वाली चीज बाद में एग्जीक्यूट होगी। वो फर्दर रिकर्सिव कॉल्स होंगी मेरी। यहाँ पे फिर मुझे 1 मिल जाएगा, और फिर यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा, और फिर मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 3 मिल गया, ठीक है। फिबो यहाँ से फिबो 4 में मैंने 3 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे मुझे फिबो 3 के लिए फिर से ही जो ये मैंने ट्री बनाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। तब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिटर्न होकर आंसर 2 आएगा, ठीक है। ये पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे बहुत ट्री बना, ये गुचड़ गुचड़ कर देता हूँ। इसका मतलब है मुझे यहाँ तक पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों का एग्जीक्यूशन वो होगा, मतलब ये इवेलुएट होंगे, तो यहाँ से 5 आ जाएगा मेरा आंसर, फिर वो 5 का आंसर। अब मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई पता है, मैं यहाँ एक चीज कर रहा हूँ जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। जब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, जब मैंने यहाँ पे नीचे फिबो ऑफ 2 पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं फिर से क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला तो रिडंडेंट वर्क कर रहा हूँ। चल ये वाला तो फिर भी छोटा था। अब ये फिबो ऑफ 3 के लिए मैं पूरा ये वाली चीज करूँ, ये वाली चीज, ये पूरा बनाऊं। अगर ये अभी तो 5 के लिए बात थी, अगर ये 100 के लिए बात होती तो भाई मेरा कितना टाइम लगता।
100 के लिए अगर मैं फिर 99 तक, जैसे क्या सीन होता क्या सीन होता, फिबो ऑफ 100 होता, वो कितने में टूटता, फिबो ऑफ 99 प्लस फिबो ऑफ 98। तो ये अलग सॉल्व होता और ये वाला इसका अलग से सॉल्व होता। डेट मीन्स ये चाहे नीचे इसकी वैल्यू कंप्यूट हो चुकी है, फिबो ऑफ 98 की वैल्यू पहले भी कंप्यूट हो चुकी है, बट नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा पूरा अंदर तक, पूरा डेप्थ तक जाऊंगा, तब आंसर निकाल के लाऊंगा। तो ये मुझे लग रहा था रिडंडेंट वर्क। रिडंडेंट वर्क क्या भाई, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। नॉर्मल सी बात है, जो चीज मैं पहले कर चुका हूँ, जिसका आंसर मैंने कैलकुलेट कर चुका हूँ, फिर उसी को दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये तो प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी रिकर्सिव फंक्शन में। तो उसी को अवॉइड करने के लिए ना एक चीज़ यूज़ करनी चालू की हमने, डायनेमिक प्रोग्राम। ठीक है, अब इसी चीज को, अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं ना, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अब ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अब मैं इस रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज बेसिकली द इनपुट गिवन टू दिस फंक्शन। ठीक है, 2 रेज टू पावर n क्यों, ये पूछो मुझसे। अब मैं बताऊंगा कैसे। कि हर एक लेवल पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी दो रिकर्सिव कॉल हो रही है। फिर वो 4 के लिए, जैसे मैं 5 के लिए बात करूँ, इनपुट मेरा 5 है, तो 4 के लिए हो रही है, 3 के लिए हो रही है। फिर 3 के लिए बात करूँ तो मेरी 2 के लिए हो रही है, 1 के लिए हो रही है। 2 के लिए बात करूँ, मेरी 1 के लिए हो रही है, 0 के लिए हो रही है। तो हर एक लेवल पे मेरी 2 रिकर्सिव कॉल्स हो रही है। तो अगर मैं ओवरऑल कंप्यूट करूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2 रेज टू पावर n, मतलब एक्सपोनेंशियल जा रही है ये। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो भाई यहाँ स्पेस नहीं लग रहा, स्पेस लग रहा है। स्पेस क्या लग रहा है, मेरा ये रिकर्सिव स्टैक स्पेस लग रहा है मेरा, जो स्टैक स्पेस में यूज कर रहा हूँ ना इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। तो ये कैसे होगा, फिबो 5, फिबो 4, फिबो 3, फिबो 2, फिबो 1, ये एंड तक जाएगा। एंड तक जब मेरा 1 का आंसर मिल जाएगा, फिर ये सॉल्व होती चली जाएंगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ ना, मेरा एन तक, जितनी मेरी एन की वैल्यू है, वहां तक मेरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड भरा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिबो ऑफ 2 के 2 रिकर्सिव कॉल्स पड़े हो मेरे पास। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि आगे जो आने वाली चीजें हैं ना, वो वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट शुरू में लगेगी, वैसे सब कुछ इजी हो जाएगा। बट यहाँ तो कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी थोड़ी सी भी, हमने कैसे प्रोग्राम लिखा है, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ, int n, और if n लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा 0 और 1 वाली चीज़ को मैंने थोड़ा सही से लिख दिया। अगर वो, यहाँ पे मैं 0 और 1 कर रहा था, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 1 हुए तो मैं n रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूंगा फिबो ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबो ऑफ n माइनस 2, दोनों चीज़ें ऐड करके मैंने रिटर्न कर दी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है अभी तक कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन वर्क कर रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लो। हाँ हाँ ठीक है ना, सब कुछ स्मूथ चल हाँ रहा भाई। है। हाँ भाई। ठीक है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एक तो भाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नाम से ही डर लगता है, पता नहीं पैच क्या हुआ है। ठीक है, अब जब रिकर्सिव फंक्शन हमने लिख लिया, सिंपल रिकर्सिव फंक्शन लिख लिया, अब बस जो ये कॉल हो रही है ना, ये वाली चीज है, ये वाली चीजें कॉल हो रही है, मतलब जो हम ये रिडंडेंट कॉल कर रहे हैं, ये मतलब 98 के लिए पहले से आंसर कंप्यूट कर लिया हमने, उसके लिए फिर से कॉल कर रहे हैं, इस वाली चीज को हमें हटाना है।
प्रॉब्लम ये है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे? हम क्या करेंगे, हम एक एडिशनल स्पेस यूज कर लेंगे। एडिशनल स्पेस यूज कर लेंगे किस लिए? जो ये रिकर्सिव कॉल्स होंगी ना, जो ये इंटरमीडिएट रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, ये वाली जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, इनका जो आउटपुट मेरे पास आता रहेगा वो मैं एक इसमें स्टोर करता जाऊंगा एडिशनल स्पेस में। अब तुम बोलोगे कैसे स्टोर करूंगा? तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा जब फिबो 5 के लिए मैं इसको यूज कर रहा था, इसको कॉल कर रहा था, तो मेरे क्या सीन हो रहा था? वो फिबो ऑफ 4 कॉल हो रहा था प्लस फिबो ऑफ 3। फिर क्या हो रहा था? फिबो ऑफ 3 किस में कॉल हो रहा था? फिबो ऑफ 3 प्लस फिबो ऑफ 2। फिर हो रहा था मेरा फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1 और फिबो ऑफ 1 प्लस फिबो ऑफ 0। ऐसा कुछ सीन हो रहा था मेरा, ठीक है? इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है, ऐसा सीन हो रहा था कुछ मेरा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरी ये रिकर्सिव इनकी वैल्यू है ना, जो ये एन एन मेरा है, ये कहाँ से 5 से लेके 0 तक वेरी कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या देखता हूँ, मैं एक ऑक्सिलरी स्पेस कितने साइज की बनाऊं? n+1 साइज की बना लूं। क्यों बना लूं? कि 0 1 2 3 4 और 5, जहां पे मेरा इंडेक्स ना, इंडेक्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी किस नंबर के लिए, किस n के लिए मेरी रिकर्सिव कॉल चल रही है। तो जब मैं बात करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे मेरी अब चीज क्या होगी, देखो चीज क्या होगी कि जैसे मैंने 5 के लिए कॉल किया, फिबो 5 के लिए कॉल किया, तो मैंने फिबो 4 को कॉल किया प्लस फिबो 3 बाद में मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? ये वाली चीज मेरी बाद में होगी। अब मैंने फिबो 3 को कॉल किया प्लस फिबो 2, मेरी वाली ये चीज बाद में होगी, ठीक है? फिबो 2 को कॉल किया प्लस फिबो 1, मेरी चीज बाद में होगी। फिबो 1 को कॉल किया, फिबो 0 मेरी बाद में होगी, ठीक है? ये वाला सीन कर लिया मैंने। अब मैं क्या देखता हूँ, जब मेरा 1 का आंसर यहाँ से रिटर्न होगा मेरे पास 1, ठीक है? तो मैं यहाँ पे उसको अपडेट कर दूंगा इस एरे में, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ। अब 0 का आंसर यहाँ से रिटर्न होगा, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा 0। और मेरे यार किसी का माइक खुल रहा है, इस एरे में अपडेट कर दूंगा 0। इसका माइक खुल, ठीक है? मैं अपडेट कर दूंगा इसकी वैल्यू 0 और 1, बिकॉज इन रिकर्सिव कॉल्स में मुझे आंसर मिल गया 1 एंड 0, ठीक है? अब इस पूरी यहाँ से जो स्टेटमेंट का आंसर आएगा वो 1 आएगा, जो कि फिब ऑफ 2 के पास जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा फिब ऑफ 2 की वैल्यू 1 यहाँ पे एरे में, कि मुझे जब मैंने 2 को एग्जीक्यूट किया तो मुझे आंसर 1 मिला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एरे में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी ये वाली चीज हो गई 1। और अगर मैं 1 का आंसर देखूंगा तो मेरे पास पहले से है। अब मुझे यहाँ पे फर्दर वैसे तो कॉल करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, बट मुझे यहाँ पे करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो 1+1 मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आंसर अपडेट कर दूंगा फिब ऑफ 3 के लिए 2, क्योंकि मैंने ये कॉल करी, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 आया था, उन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर 2 आ गया। अब रिकर्शन वाली चीज एप्लीकेबल होगी, तो मैं फिब ऑफ 2 के लिए चेक करूंगा कि क्या मैं पहले इसका कुछ कंप्यूट कर चुका हूँ क्या। अब मैं देखूंगा इसमें, हाँ भाई मैंने पहले कंप्यूट करा था, इसका आंसर 1 आ गया था मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली 1 पुट करूंगा इसमें और 2+1 3 रिटर्न कर दूंगा विदाउट एनी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मेरी कम हो गई, कम क्या मतलब, ये वाली कंप्यूटेशन रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे 3 वाला केस, मतलब फिबो 4 में 3 रिटर्न हुआ, तो मैं 3 अपडेट कर दूंगा। अब मैं देखूंगा फिबो 4 3 है प्लस फिबो 3, क्या मेरा पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब इसके लिए वैल्यू कंप्यूट कर ली मैंने देखा हाँ
इसकी वैल्यू क्या आई 2, तो मैंने 2 इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के डाली, तो क्या आ गई मेरी 2 + 3 5 वैल्यू मेरी फिबो 5 में चली गई, और इसी को मैं एज एन आंसर अपना रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरा आंसर आया 5 आया मेरा आंसर। समझ में आया ना मैंने क्या करने की कोशिश करी? मैंने एक एडिशनल स्पेस लिया जिसमें जो मेरी रिकर्सिव कॉल चल रही थी जिस वैल्यू ऑफ n के लिए, उसको मैंने एज एन इंडेक्स ट्रीट कर लिया उस एरे में। तो जैसे 0 के लिए रिकर्सिव कॉल हुई तो 0 वाला आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया 0 इंडेक्स पे, 1 के लिए हुई तो मैंने 1 वाले उसमें उसका आंसर डाल दिया, 2 के लिए हुई तो 2 वाली रिकर्सिव कॉल के लिए मैंने 2 इंडेक्स पे जो उसका आंसर कैलकुलेट होके आया था वो डाल दिया। अब मैंने ये चीज क्यों करी, क्योंकि फिर मेरा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक बार करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। अब इस चीज में ना मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बची अगर तुम सोच के देखो तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ n। समझ रहे हो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बची, क्योंकि भाई जब एक एक बार कॉल हो रहा है तो फिर वो 5 से 4 हुआ, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और डेप्थ में जाके डेप्थ से जब मैं बैक ट्रैक करता जाऊंगा बेसिकली, मतलब यहाँ से वापस आता जाऊंगा, तो मेरी क्या चीज हो रही होगी, मेरी वैल्यू पहले से ही, जैसे मैं फिब ऑफ 3 पे आऊंगा तो मेरी फिब ऑफ 2 की वैल्यू पहले से कंप्यूटेड है, तो ये वाली वैल्यू मेरी पहले से कंप्यूटेड है, मुझे दोबारा अगर होगी भी ना कोई भी वैल्यू कंप्यूट तो एक ही बार होगी, फिब ऑफ 2 के लिए हो, फिब ऑफ 1 के लिए हो, 0 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, हर केस में एक ही बार होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा रिकर्सिव स्टैक स्पेस लगेगा हमारा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूँ मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये वाली चीज ना मेन फंक्शन था, कोई मेन फंक्शन से शुरू करी थी, मैंने वहां से यूजर से इनपुट लिया था n, उसने मुझे कुछ इनपुट दिया, ठीक है। ये पाइथन में या फिर जावा में कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया n का। अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिबो ऑफ n कॉल किया, ठीक है, n कॉल किया, तो मैं यहाँ पे वेक्टर प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं ये वाली चीज खुद लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक एरे या वेक्टर जो है वो डीपी नाम से बना लूँ या जिस भी नाम तुम्हें अच्छा लगे, n+1, बिकॉज अगर मुझे n का अगर मुझे 5 का वो स्टोर करना है तो 5 मेरा इंडेक्स में कब आ सकता है, जब साइज उसका 6 होगा, तो n+1 मैंने इस वजह से किया, और उसकी वैल्यू इनिशियली -1 कर दी, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस केस में आ ही नहीं सकती, जैसे मेरे केस में -1 कभी आ ही नहीं सकता, किसी भी चीज का मैं वो करूंगा फिबोनाची निकालूंगा, फिबोनाची मेरा -1 कभी आ ही नहीं सकता, तो मैंने उसको -1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कॉल किया, मैंने कॉल किया फिबो फंक्शन, उसको प्रिंट भी कराने के लिए फिबो में n पास कर दिया और मेरी डीपी एरे पास कर दी, ठीक है। ये वाली चीज कर दी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि यार मैं इंटीजर क्यों रिटर्न करूँ, अभी बताता हूँ, देखो क्या चीज होगा, int n vector of int, ठीक है, ये वाली चीज होगी, जो टोटल रिकर्सिव फंक्शन था ना हमारा उसको कॉपी पेस्ट कर दो। टोटल क्या था हमारा, मतलब रिकर्सिव फंक्शन क्या था, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला मैं ऐसा का ऐसा ही पेस्ट करूंगा, ऐसा का ऐसा ही पेस्ट करूंगा, इफ n-1 सॉरी n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न n, और अदरवाइज रिटर्न फिबो ऑफ n-1, उसमें डीपी पास कर देंगे, प्लस फिबो ऑफ n-2, उसमें डीपी पास कर देंगे। बट हमें कुछ एडिशनल चीजें लिखनी पड़ेगी जो हम इसमें करेंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, अगर वो पहले से कंप्यूट हो चुकी है वो वाली चीज कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। तो अभी अभी के लिए ना मैं
वरना मुझे लाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ ऐसी रहने वाली है जो मैंने लिखी है, ये वाली चीज़ ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मैं पहली चीज़ चेक कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि भाई पहला तो मैं यही चेक कर लेता हूँ कि n लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा बेस केस वही वाला n। ठीक है, जो मैं रिकर्शन में भी कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर dp ऑफ n नॉट इक्वल्स टू -1, मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, dp ऑफ n। ठीक है, अभी अभी मेरे साथ बने रहो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने इनिशियली इनको सबको वैल्यू क्या दी थी, मैंने इनिशियली सबको वैल्यू, सारी इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी मेरी, सारी इंडेक्स पे वैल्यू मेरी यहाँ पे जो एरे थी इसमें सब -1 थे, -1 थे, -1 थे, -1 थे, -1 थे। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, अगर मेरी किसी भी सब प्रॉब्लम जो मैं n के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अगर किसी की भी कंप्यूटेशन -1 नहीं होती, उसका मतलब मैं क्या समझाऊं, उसका मतलब मैं क्या समझता हूँ, क्या समझता हूँ, अगर मैंने शुरू में उसकी वैल्यू -1 से इनपुट करी थी, एरे में मेरी सारी वैल्यू -1 थी, बट अगर मैं देखता हूँ कि मेरी उस इंडेक्स पे, एन इंडेक्स पे वैल्यू -1 नहीं रही, उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, कार्तिक। इसका मतलब वो हुआ कि हमने स्टोर कर लिया। हाँ, तो हमने उसका ना आंसर स्टोर कर लिया, उसके लिए पहले से ही कंप्यूटेशन हमने कर लिया, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटेशन जब हमने कर ली है, तो हम हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम उस इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे। यहाँ से ही हमने लगाया फंक्शन, फंक्शन कह रहा हूँ, अपना इफ स्टेटमेंट लगाया, यहाँ से ही वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो -1 ही है, दैट मीन्स क्या है वो मुझे अवनीश बताएगा। अगर वो -1 ही है, जो वो मेरी डीपी मतलब जो ये एरे है उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो -1 ही है, तब तब क्या सीन हो रहा है अवनीश। हेलो हेलो। भाई। हाँ हाँ, भाई क्या सीन हो रहा है अगर मेरी -1 ही है और मैं कंप्यूट कर मतलब इस फंक्शन में आ गया और मेरी भाई डीपी ऑफ रिपीट एन, करो, रिपीट करो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी उस एरे इंडेक्स पे -1 ही पड़ा होगा, तो क्या सीन है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं वहां पे। हेलो हेलो। हम्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि -1 का मतलब क्या था, हमारी कंप्यूटेशन नहीं हुई अभी, तो अगर मेरी करंट रिकर्सिव कॉल में -1 ही आ रहा है, तो डेट मीन्स इसके लिए अभी रिकर्सिव, इसके लिए कंप्यूटेशन हुई ही नहीं है, इसके लिए कंप्यूटेशन नहीं हुई, तो भाई मैं कंप्यूटेशन करूंगा ना। कंप्यूटेशन कैसे करता हूँ मैं, वो जो मेरी चीज हो रही थी, फिबो ऑफ n-1, जिसमें मैंने एडिशनल डीपी पास कर रखी है, प्लस फिबो ऑफ n-2, -2 जिसमें मैंने कॉमा डीपी पास टीपी। कर रखी है। बस ये वाली चीज करके ना मैंने अपना टाइम कितना बचा लिया। पहले मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी विद रिकर्शन 2 की 2 रेज़ टू पावर n एक्सपोनेंशियल, अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है लीनियर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस अप्रोच को पता है हम क्या कहते हैं, कि हम एडिशनल एरे लेके हम उसमें स्टोर करते हैं, इस अप्रोच का नाम हम मेमोराइजेशन बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं टॉप डाउन डीपी। नाम से मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए कि हमें हमने एक रिकर्सिव फंक्शन को कैसे सिंपल सॉल्व कर दिया डीपी के थ्रू। ठीक है, सिंपल रिकर्सिव फंक्शन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ रही थी, उसको हमने डीपी के थ्रू कितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया।
अब एक बार ये बताइए एरे में स्टोर कैसे हुआ? एरे में स्टोर, हाँ भाई ये पढ़ा है ये सही ठीक है। अब एरे में स्टोर कैसे हुआ ये किसी ने पूछा ही नहीं। अब हमने रिटर्न तो कर दिया, अब एरे में स्टोर कैसे होगा? अब स्टोर देखो कैसे होगा। मैं यहाँ पे ही ना जो ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे dp ऑफ n लिख दूंगा इक्वल्स टू करके, ये dp ऑफ n में चला जाएगी। ये सारी कंप्यूटेशन तो यहाँ पे ही हो रही है, सारी कंप्यूटेशन यहाँ पे हो रही है, तो कहाँ चली जाएगी? dp ऑफ n में स्टोर कर दूंगा और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ n। ठीक है। आया ना? मैंने क्या करी, कंप्यूटेशन मेरी सारी यहाँ इसी में हो रही है, इन दोनों फंक्शन में हो रही है। तो मैंने क्या किया, इनकी जो कंप्यूटेशन की वैल्यू आई थी वो मैंने उस इंडेक्स पे स्टोर कर दी जिसके लिए कंप्यूटेशन हो रही है। सिंपल बात है, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया जो जो भी कंप्यूटेशन आएगी। कार्तिक आया ना? ठीक है भाई। ऐसे ऐसे मैंने एक बार स्टोर, एक बार दोबारा बताइए, एक बार दोबारा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ देख। मैंने डीपीआर ली थी n साइज की, ठीक है, ठीक n है। प्लस वन साइज की ली थी बेसिकली, जिसमें इंडेक्स मेरा उस n के लिए, उस n की जो रिकर्सिव कॉल में वैल्यू आती ना, जैसे फिबोफ 5 कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो एरे के इंडेक्स 5 पे उस रिकर्सिव कॉल की वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, ये वाली बात मैंने अपने दिमाग में फीड करके चली, तुम्हें भी बताई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इनिशियली उन सब की वैल्यू, उन सब एरे में सारे इंडेक्स की वैल्यू -1 कर दी। -1 क्यों करी? क्योंकि -1 मेरी इन सारी कंप्यूटेशन में वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। मैं कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा उस एरे में जो मेरी कंप्यूटेशन में आ ही नहीं सकती। तो मेरी कंप्यूटेशन में कभी -1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिबोनाची नंबर 0 से आगे तक पॉजिटिव में जाएंगे। तो मैंने उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या कहा, मैंने पूरा रिकर्सिव फंक्शन ऊपर वाले की तरह लिखना चालू किया। बेस केस लिखा कि जब मेरी n लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा n। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी इस पर्टिकुलर n के लिए, ध्यान से सुनिए हो जा, इस पर्टिकुलर n के लिए क्या मेरा कंप्यूटेशन हो चुकी है। वो कैसे चेक करूंगा मैं? वो चेक करूंगा उस एरे से, उस एरे में चेक करूंगा कि क्या मेरी अभी भी -1 पड़ी हुई है। अगर वो कहता है हाँ भाई -1 पड़ी हुई है, तो मैं इसके लिए कंप्यूटेशन करूंगा। दैट मीन्स उसके लिए अभी कंप्यूटेशन नहीं हुई थी, मैंने उसके लिए कंप्यूटेशन करी। बट अगर वो कहता है भाई -1 नहीं पड़ी हुई, दैट मीन्स क्या है कि उसकी कंप्यूटेशन हो चुकी है। वो वाली चीज कहाँ चेक कर रहे हैं हम? इस इफ कंडीशन में, इसे कंडीशन में चेक करें कि अगर कंप्यूटेशन हो चुकी है तो भाई मेरा जो कंप्यूटेशन का रिजल्ट आया ना, वो रिटर्न कर दो मेरा। अदरवाइज क्या करो, ये कंप्यूट यही तो कंप्यूटेशन है बेसिकली हमारी। क्या है, दो पिछली nth फिबोनाची सीरीज का एडिशन करना है, और मैंने क्या किया, उसका जो आंसर आया था वो इस ऑक्सिलरी एरे या फिर जो डीपी एरे ले रहे थे हम, उसकी nth पोजीशन पे स्टोर कर दिया। ठीक है, और रिटर्न कर दिया। अब अगली बार जब, क्योंकि ये पास्ड बाय रेफरेंस है, दैट मीन्स द चेंज वी विल मेड ड्यूरिंग द रिकर्सिव कॉल्स वो सस्टेन रहेगा बाद तक। ठीक है, तो मैं आसानी से यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। ठीक ठीक। आया ना? आया? ठीक है, तो 8:30 भी बज चुके हैं वैसे तो, बट बेसिक रिकर्शन में पकड़ थोड़ी बहुत तो बन गई होगी। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ थोड़ी बहुत, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा तुम्हें कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता क्या है। बस रिकर्शन का ऑप्टिमाइजेशन ही डीपी है, और कुछ नहीं है। और कुछ तुम्हें कोई बोले ना तो उसके मुंह पे दो धर देना। रिकर्शन का ऑप्टिमाइजेशन ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और कुछ अलग से कोई टॉपिक नहीं है। जो रिकर्सिव फंक्शन हम लिखते हैं उसकी जो सब्सिक्वेंट रिकर्सिव कॉल्स होती जा रही है ना,
जिनका आंसर हमने पहले से भी कंप्यूट कर लिया वो भी फिर से कंप्यूट होना चाह रहा, उसको रिड्यूस कर रहे हैं बस हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो अब यार पता है डीपी ना ऐसे नहीं आएगी, तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज, मैं ना रोज कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दूंगा जो सीरियस है, क्योंकि बिना सीरियस के डीपी नहीं आएगी, कसम से बता रहा हूँ। सीरियस नहीं होगे तो कम से कम 1 महीने की लगातार बहुत सही वाली मेहनत चाहिएगी, बट 1 महीने लगातार कर ली तो मैं ये मानता हूँ तुम डीपी में कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, मैं रोज 3 क्वेश्चन भेजूंगा, तीनों ट्राई करके आएंगे, हो ना हो ट्राई पूरी अपनी पूरी जान लगाएंगे। हर क्वेश्चन को 25 मिनट देंगे, तो 25 25 25 कितने हुए, 50, और मैं 75 मिनट, 75 मिनट्स तो मैं मानता हूँ सबके पास होंगे। 75 मिनट्स भाई दिन के डीपी को देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको ट्राई करना। 25 मिनट में नहीं होता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सॉल्व करेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, एग्री हो ना? कार्तिक, आदित्य जितने भी आ जाए, कार्तिक, आदित्य, अवनीश, शिवम, उत्कर्ष। हेलो हेलो। हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ भाई, एग्री करते हो ना? 3 यस क्वेश्चन सर। दूंगा डीपी के। बट एक बात बता रहा हूँ भाई, तुम्हें अगर डीपी का कॉन्फिडेंस आ गया ना डीपी करने का, तुम नहीं डरोगे किसी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज जिस चीज से घबराते हैं प्रोग्रामिंग में वो है डीपी। नाम ही साले का ऐसा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। डीपी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट डीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि कहीं भी लग जाती है, ऑप्टिमाइजेशन रिकर्शन का कहीं भी हो सकता है, वो डीपी है। ठीक है, तो मैं 3 क्वेश्चन मतलब क्लास के बाद भेज दे करूंगा जो, और दिन में ट्राई करना हो जाए वो सब पे, मतलब हो जाए नहीं, पूरा 25 मिनट ट्राई करना, एक क्वेश्चन को 25 मिनट देना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा वो लिखना, नोट्स बनाते चलना कि ये वाले क्वेश्चन हमने करे। और भाई 1 महीने के अंदर ना, आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर तक ऐसी पकड़ हो जाएगी डीपी में कि कोई हमें नया क्वेश्चन भी देगा ना तो वो हो जाएगा अपने से। ठीक है, तो आज एंड करते हैं ये डीपी वाली जो है। अभी तक किसी को कुछ डाउट है? उत्कर्ष तू नहीं बोला आज, बेटा कहीं बाहर है तू? नहीं नहीं, घर पे हूँ। समझ में नहीं आया क्या? अबे यार, स्टार्ट